हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सीखेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सीखा है ये कि अगर CH3 ग्रुप लिया, CH3 ग्रुप क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप हो गया। अगर C2H5 इथाइल ले लिया हम लोगों ने, वैसे ही अलग ग्रुप्स ले लेते हैं कुछ, जैसे हम लोगों ने आइसो प्रोपाइल ग्रुप ले लिया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे H3 ये हमारा H, या फिर हम लोगों ने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया। ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। तो देखिए इस केस में मिथाइल इथाइल, अब यहाँ पे कार्बन जो हमारे पास था ये 2 डिग्री है, इसमें कार्बन 1 डिग्री था। इथाइल वाले केस में ये 1 डिग्री था, और टर्शरी ब्यूटाइल वाले में कार्बन जो हमारे पास है ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है अपने को, कि अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में जाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्डर क्या होता, लेट से कि ये हमारा 1 है, ये 2 हो गया, ये थर्ड स्ट्रक्चर और ये फोर्थ स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर्स के लिए अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर निकालें तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हमारा ऑर्डर मिलता, फोर्थ का इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री का हाईएस्ट, देन थर्ड वाले का 2 डिग्री, देन सेकेंड वाले का 1 डिग्री, एंड लास्ट CH3 ग्रुप का रहेगा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये ऑर्डर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में मिल रहा था। बट ये ऑर्डर जो था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर था, ये जस्ट उल्टा हो जाता है जब ये ग्रुप्स किसी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच हो जाए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच हो जाए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले, अगर मान लीजिए आपने CH3 को अटैच कर दिया CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो ये जो सिस्टम है हमारे पास, तो यहाँ पे इस बॉन्ड के पास अगर हम लोगों ने CH3 अटैच किया या C2H5 अटैच किया या सेकेंड डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप से अटैच किया, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्डर मिथाइल का हाईएस्ट मिलने लगता है हमारे पास, और 3 डिग्री वाले का सबसे कम मिलता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो यही इफेक्ट जो होता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बोलने के पीछे रीज़न यहाँ पे क्या है, क्यों ऐसा यहाँ पे क्या हुआ वो समझते हैं हम लोग। तो CH के साथ डबल बॉन्ड CH2 था हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ ये कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 3 अटैच है। तो अब इसमें समझिए ऐसा क्या होगा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था अपने पास, तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन वो अल्फा कार्बन हो गया आपका, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे देंगे। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चला आया तो H पे चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बन पे चार्ज नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो ग्रुप था ये भी क्या किया, अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया। तो इसके ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो अपने पास, ये देख लीजिए, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे रह गया, हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन बन गया CH, और ये सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो अब ये जो हाइड्रोजन हमारा था, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज प्लस है, बट स्टिल ये स्ट्रक्चर में इंटैक्ट है यहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बट ये जो स्ट्रक्चर मिला, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कब मिला हमें, जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आया और कार्बन एडजेसेंट जो वाला था उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गए। तो इसके होने की वजह से क्या होगा कि पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, सेकेंड स्ट्रक्चर में वो हमारा डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। इसका मतलब जो इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर मिलेगा, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, उसमें उस कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगा और उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा।
तो मेन यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट हाइड्रोजन के चलते आ रहा है हमारे पास, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके कारण आ रहा है, ठीक है। तो आप ये सिंपली याद रख सकते हैं दैट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ये हम लोग याद रख सकते हैं। सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव structures will be directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उसका उतना ही मिल सकता है। तो इस केस में, ऊपर वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आ सकते थे। जो मैंने एक ड्रॉ किया है वही सेकेंड वाले हाइड्रोजन के साथ हो सकता था और वही हमारा थर्ड वाले हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। तो ऊपर में जो हम लोगों ने ऑर्डर लिखा था, ये इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर था हमारे पास, तो अब देखिए मिथाइल ग्रुप में अगर आप चेक करें तो मिथाइल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, अगर ये ग्रुप अटैच होगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे आपको। इथाइल वाले में C2H5, तो C2H5 का मतलब ऐसा अपने पास ग्रुप ये रहेगा, तो ये जो कार्बन होगा ये अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पे आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा और 4th वाले स्ट्रक्चर में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अब आपका ये क्लियर हो रहा होगा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ऑर्डर जस्ट अपोजिट क्यों आ रहा है, क्योंकि मिथाइल के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इथाइल के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और आइसोप्रोपाइल के पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल वाले में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसका क्यों नाम है, तो नो बॉन्ड इसका रेजोनेंस इसलिए नाम है बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और ये एबनॉर्मेलिटी जो थी ये किन्होंने फाइंड किया था, इट वॉज फाउंड बाई 2 साइंटिस्ट नेम बेकर एंड नैथन। तो इसीलिए इसको बेकर नैथन इफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग अब। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, क्या क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, वो देखना अगला हम लोगों को। तो इसका मतलब नेक्स्ट समझेंगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए पहला इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट तो इसका हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो हमारे एल्कीन्स जो होते हैं दे विल बिकम हाईली स्टेबल अगर उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आप लिख सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हमारे लिए आसानी होगी, लेट्स से वी हैव टेकन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन ले लिया मैंने, देन लेट्स से प्रोपीन ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड स्ट्रक्चर प्रोपीन हमारा हो गया, ठीक है। थर्ड मान लीजिए हम लोगों ने ब्यूट 2 इन ले लिया, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये थर्ड स्ट्रक्चर हमारा हो गया। फोर्थ स्ट्रक्चर हम लोग 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ले सकते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हम लोगों ने एक CH3 ऐड कर दिया, ये फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ठीक है। और वैसे ही हम लोग एक और स्ट्रक्चर ले लेंगे जिसमें हम लोग 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 इन ड्रॉ कर लेंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड वाले दोनों पे यहाँ भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 हो गया, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब देखिए इसमें, अब इसमें स्टेबिलिटी क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि जिस एल्कीन में जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन सिंपली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे।
तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है वो आपका अल्फा कार्बन होता है। तो फर्स्ट केस में अपने पास इन दोनों कार्बन के अलावा और कोई कार्बन है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है अपने पास, नो अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखिए, इस कार्बन से अपने पास एक कार्बन अटैच है, मतलब ये अल्फा कार्बन और इस पर 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए अपने पास। ठीक है, सेकंड में चलते हैं। तो ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन्स हो गए, तो ये अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 और यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए अपने को थर्ड वाले स्ट्रक्चर में। फोर्थ में चलेंगे तो एक अल्फा कार्बन, ये दूसरा अल्फा कार्बन, ये थर्ड अल्फा कार्बन, तो तीनों पे 3 हाइड्रोजन, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन्स मिल गए यहाँ पे हम अपने पास। और फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर में अगर आप चलें तो इसमें देखिए, इसमें एक अल्फा कार्बन, दूसरा अल्फा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा अल्फा कार्बन, तो 4 अल्फा कार्बन और चारों कार्बन से अपने पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो सिंपल सा बात है कि जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सिंपली आप लिख सकते हैं फिफ्थ विल बी मोर स्टेबल देन फोर्थ, विच विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड, which will be more stable than second and which is more stable than first। तो जब हमारा एल्कीन फॉर्म होता है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन में जब जाएंगे हम लोग, चाहे वो आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से हो रहा हो, डिहाइड्रेशन से हो रहा हो, तो वहाँ पे सेडजेफ रूल एक टर्म आता है अपने पास। तो सेडजेफ रूल का स्टेटमेंट क्या होता है, दैट मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, मतलब अगर अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि दो अलग अलग एल्कीन बन सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो वाला एल्कीन बनेगा जो ज़्यादा अल्काइलेटेड हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल की हेल्प से, अगर हम लोग यहाँ पे ले लें CH3, यहाँ पे मान लीजिए आपने H रख लिया, इस कार्बन पे अपने पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई X एटम है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अपने पास है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर आपने यहाँ से X हटाया, X हटाने के बाद कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, अब आपको एडजेसेंट वाले से H हटाना है, तो H हटाने का ऑप्शन कहाँ पे है, ये आइटम नंबर 1 यहाँ से हटा सकते हैं, या मान लीजिए हम लोग आइटम नंबर 3 से हटा सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन है आइटम 1 या आइटम 3, तो 2 एल्कीन बन सकते थे यहाँ पे। पहला एल्कीन जो बनेगा वो मान लेते हैं हमारा ऐसा बन गया, और दूसरा एल्कीन जो बना वो हमारा ये वाला बना। तो फर्स्ट एल्कीन में देखिए आप, फर्स्ट वाले एल्कीन में आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, फर्स्ट वाला एल्कीन में अल्फ़ा हाइड्रोजन अपने पास सिर्फ एक है, क्योंकि सिर्फ ये अल्फ़ा कार्बन उसके पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। बट अगर आप सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में जाएँ तो इसके पास टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन अपने पास यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल इसके पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है सेकंड वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, और पहला वाला जो रहेगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ भी आगे चल के स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या मेजर प्रोडक्ट है कौन सा, तो वहाँ पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन को याद रखेंगे और उसके हेल्प से हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट इफेक्ट कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने से क्या होगा। सेकेंड इफेक्ट में चलते हैं। तो सेकेंड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड adjacent to कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो छोटा हो जाएगा, नॉर्मल जो हमारे पास होना चाहिए था उससे स्मॉलर हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा अच्छे से हम किसी एक एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 लिया, तो अब इसमें क्या हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर यहाँ पे होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये देखिए ये आइटम नंबर 1, ये 2 और ये आइटम नंबर 3 हो गया। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने का वे क्या है, इसको ड्रॉ करके समझ लीजिए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपके पास आ गए,
इनमें से किसी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ये इधर ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्बन 2 और कार्बन 3 का जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है हमारे पास वो हो जाता है 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ। लेकिन ऑब्जर्वेशन करने पे यहाँ पे क्या पता चला कि इसका बॉन्ड लेंथ 154 ना हो करके हमारे पास 149 पिकोमीटर ही है। तो क्या रीज़न है इसका? तो इसका रीज़न है अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके चलते यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया था कार्बन 2 और 3 के बीच में। तो उसका ओवरऑल जब हम लोगों ने हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकाला, एवरेज स्ट्रक्चर निकाला, तो उसमें उसके बॉन्ड लेंथ जो होने चाहिए थे उससे छोटा बॉन्ड लेंथ हमें मिल रहा है वहाँ पे। तो ये हमारा सेकंड इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का, जिसके चलते कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विच इज़ एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो छोटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अपने पास थर्ड जो आएगा दैट इज डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो रेजोनेंस में हम लोगों ने ऑलरेडी समझ रखा है कि अगर अपने पास बेंजीन रिंग के साथ आपका प्लस एम इफेक्ट ग्रुप रहा, नेगेटिव एम इफेक्ट ग्रुप रहा, तो उसके चलते ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस आता है। अब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर CH3 ऐड कर दिया, तो CH3 के पास ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसके पास प्लस एम इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए और माइनस एम इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होने के चलते इसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस भी कुछ नहीं होना चाहिए था। बट ये क्या करता है, CH3 ग्रुप एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब क्यों ऐसा है? तो उसका रीज़न भी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो उसको स्ट्रक्चर के हेल्प से अगर आप समझें तो ज़्यादा इजी होगा। तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड्स, यहाँ कार्बन का यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे और एक हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव चार्ज के साथ रहेगा। ठीक है, तो अगले वाले स्ट्रक्चर में फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फिर ये यहाँ मूव करता, ये यहाँ मूव कर जाता। तो सिर्फ अंदर का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड, अगले स्ट्रक्चर में ये यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ मूव कर जाएगा। बाकी यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अपने अटैच रहेंगे और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो एक और स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग फिर उसके बाद। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा हो गया, यहाँ पे बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस। तो यहाँ पे देखा आपने कि इसके चार्जेस जो हैं ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। सो इट विल हैव ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। कब करेगा? जब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, alkyl group, it will have, it का मतलब यहाँ पे अपना alkyl group है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। alkyl group will have ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। तो इसका मतलब अगर CH3 ग्रुप आपने रखा है और वहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने नाइट्रेशन किया, सल्फोनेशन किया, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया, ये सारे ग्रुप्स के अगर रिएक्शंस कर रहे हैं आप वहाँ पे, तो वो क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इसका थर्ड इम्पैक्ट था। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट इम्पैक्ट में, विच इज़ फोर्थ। तो फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा? फोर्थ वाले में आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। तो ये भी इफेक्ट होते हैं, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी जो है वो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा वो चेक कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो इस केस में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आ सकता है। ये 2 हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन।
तो ये स्ट्रक्चर आ गया। तो इससे क्या हुआ कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो था वो हट गया, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। वैसे ही अगर हम लोग फ्री रेडिकल का एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ पे एक फ्री रेडिकल रहा और यहाँ पे मान लीजिए अपने पास 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होमोलिसिस होगा, मतलब इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे। तो इसके चलते यहाँ पे अपने पास इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये भी स्टेबलाइज हो गया। तो इसका मतलब आप सिंपली याद रख सकते हैं एल्काइल कार्बोकैटायन और एल्काइल फ्री रेडिकल, और एल्काइल फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के चलते इनकी भी स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो नॉर्मली ऑर्डर क्या मिलता है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री विच इज़ मोर स्टेबल देन मिथाइल, चाहे वो हमारा कार्बन पे प्लस चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग या हम लोग फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। तो ये 4 मेजर इम्पैक्ट्स हैं हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन के, जो हम लोग को देखने को मिलता है रिएक्शंस में। तो आगे जब जाएंगे हम लोग तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में सीखेंगे और उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर्स को भी सीखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के केसेस पे हमारा ये रहेगा। तो अगले क्लास में हम लोग फिर रिएक्शन मैकेनिज्म का जो बेसिक पार्ट्स है वो सीखेंगे, एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को, और फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शंस में आगे जाएंगे।